गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंसेंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो प्राचीन भारतीय और ग्रीक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, वो हमेशा इस बात के लिए उन्हें आश्चर्य था कि मैटर का वो पार्टिकल आखिर कौन सा है जिसको ना तो देखा गया है और जिसको ना जाना गया है। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। और ये आइडिया, इस चीज़ का आइडिया कि जो मैटर है उसको डिवाइड किया जा सकता है, ये इंडिया से आया था लगभग 500 ईसा पूर्व में। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्णाद postulated that if we go on dividing matter, पदार्थ, एक इंडियन फिलोसोफर हुए थे तब, दार्शनिक, जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। उन्होंने बताया था अगर हम किसी मैटर को लगातार डिवाइड करते जाएंगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमें क्या मिलेंगे? हमें उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पदार्थ उससे मिलते रहेंगे या अणु उसके मिलते रहेंगे। अल्टीमेटली अ सिंगल स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। और तब जाकर के हमें, जब हम डिवाइड करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमें उस पदार्थ का, उस मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिल जाएगा। जब हम उसको आगे डिवाइड करना हमारे लिए उसे पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल परमाणु। उन्होंने, महर्षि कणाद ने, उन पार्टिकल्स को जिन्हें हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनको नाम दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पुडुका कटियामा elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। इसके बाद जो दूसरे इंडियन फिलोसोफर हुए जिनका नाम पुडुका खाटियामा था, उन्होंने बताया कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एग्जिस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और जो इनका जुड़ने का फॉर्म है उस बेसिस पे ये हमें क्या दिखाते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर के रूप में हमें मिलते हैं। अराउंड द सेम इरा एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस एंड Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। तो ऐसे ही उसी सेम इरा में, लगभग जिस इरा में इंडियन फिलोसोफर ने ये बात बताई, एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर यानी कि ग्रीक के जो फिलोसोफर थे डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी इसी बात को बताया कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब पार्टिकल्स को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल एटम, मीनिंग इनडिविजिबल। तो जो डेमोक्रेटिस थे उन्होंने इन पार्टिकल्स को, इनडिविजिबल पार्टिकल्स को, यानी कि जो अब आगे डिवाइड नहीं हो सकते थे, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया, जिसका मीनिंग भी इनडिविजिबल होता है। ऑल दिस was based on the philosophical consideration and not much experimental work to be validate these idea could be done till the 18th century। और लगभग 18वीं शताब्दी तक ये जो भी बातें बताई गई थी ये सब क्या थी? फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक बातें थी। इन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ था। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, लगभग 18वीं शताब्दी के समाप्त होने पर, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम्स इंटरेस्टेड इन फाउंडिंग आउट
how and why element combine and what happen with when they combine। तो लगभग 18वीं शताब्दी के समाप्ति की ओर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को पता कर लिया था कि जो कंपाउंड हैं और एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, और उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की। वो इंटरेस्टेड हुए इस बात को जानने के लिए कि हाउ, कैसे और क्यों एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और जब वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए यहाँ पर एंटोनी एल लोविसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय इस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम एंटोनी एल लोविसियर है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज को बताया। उनके क्या लॉज थे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉ ऑफ द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेयर established after much experimentation by Lavoisier and जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट एलिमेंट और मैटर पे, मिक्सचर्स पे एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद दो लॉज को पोस्टुलेट किया। तो फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या रहता है, वहाँ पर जो भी मास रहता है वो कंजर्व रहता है। इज देयर अ चेंज इन द मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या यहाँ पर कभी भी कोई मास में चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन चलती है? तो इसके लिए एक्टिविटी दी गई है 3.1। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स वाई ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं एक्स एंड वाई, इनमें से कोई एक सेट को आपने लेना है, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड। इनमें से कोई भी एक सेट लेकर के आपने क्या करना है, prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under XY each in 10 ml of water। इनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन, एक कंडीशन को लेकर के उसका 5% आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 10 ml वाटर में। टेक द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन वाई in a conical flask and some solution of X in आयनाइजेशन ट्यूब। तो आपने जो वाई वाला जो सॉल्यूशन है उसको कोनिकल फ्लास्क में लेना है, और एक्स वाले को किस में लेना है, एक इनिशन ट्यूब में लेना है। हैंग द इनिशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। अब उसको आपने फ्लास्क के अंदर केयरफुली हैंग करना है ताकि दोनों क्या ना हो, मिक्स ना हो सकें। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और उसके ऊपर आपने फ्लास्क भी रख देना है। वेट द फ्लास्क व्हेन द कंटेंट विद इट्स कंटेंट केयरफुली। आपने जो फ्लास्क है उसका वेट करना है केयरफुली। नाउ टिल द श्रिल ऑफ फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स वाई गेट मिक्सड। अब दोनों एक्स एंड वाई जो सॉल्यूशन आपने बनाए हैं उनको मिक्स करना है। अब उसका वेट दोबारा से करना है, वेट अगेन। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब रिएक्शन फ्लास्क में क्या होता है? डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेक्स प्लेस। क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? वाई वुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमने फ्लास्क के मुंह में कॉर्क क्यों लगाया? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज। क्या जो फ्लास्क का मास था वो अब चेंज हो चुका है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यही बात बताता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। यानी कि जब हमने इनमें से कोई भी एक सेट लिया तो जितना अमाउंट हमने लिया है वो रिएक्शन के बाद भी
उतना ही रहने वाला है। यानी कि अगर हमने फर्स्ट कंडीशन ली है जहाँ पर 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम लिया है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो उसका टोटल मास इन दोनों के टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। दूसरा इसमें लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements. Lavoisier ने अपने साथी साइंटिस्टों के साथ इस बात को नोटिस किया कि दैट कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। Each such compound had the same element in the same proportion sorry। तो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रहता है, उनके एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन रहता है होता है वो सेम रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आया हुआ हो या फिर उसे किसी ने भी बनाया हो, उसके जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन होता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स के आ, बना उसको उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट यूज हुए हैं उनका अमाउंट सेम रहता है। In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen and mass of oxygen is always 1:8। तो अगर हम बात करें H2O की, H2O में यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। अगर हम इनके मासेस की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16। यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास हो गया 16। अगर हम इनका रेशियो देखें तो 1:8 यहाँ पर होगा, यानी कि 1 मास होगा आपका हाइड्रोजन का और 8 मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रेशियो है ये वाटर के कोई भी सोर्स में सेम रहेगा। यानी कि हम अगर आइस वाटर की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो है वो 1:8 ही रहेगा। अगर हम सी वाटर की बात कर रहे हैं तो सी वाटर में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, मास रेशियो, वो सेम रहेगा। थस ऑफ इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। तो हमेशा हमें इसी रेशियो में क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 by mass, whatever the method or source from which it is obtained। ऐसे ही अमोनिया की अगर हम बात करें तो NH3 इसका फार्मूला होता है एंड नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14 और हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1। 3 हाइड्रोजन एटम का मास होगा 3। तो जो रेशियो रहेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वो 14:3 रहेगा। ये हमें बोलता है कौन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। दिस led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. This law was stated by Proust as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। तो इस बात को प्राउस्ट ने अपने शब्दों में बताया कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंतर्गत जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे बाय मास, उनके मास से। यानी कि जो उनका मास रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।